बिजली है, न पानी है, न गैस है, न घी है, सिर्फ केसों की भरमार है। और बड़ा शोर डाल रहे हैं कि चीन से इमदाद मिल रही है। ये चीन से इमदाद पाकिस्तान फौज की वजह से मिल रही है। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। और ये नून और शीन के हालात भी आपको जल्द पता लग जाएंगे। लाहौर और फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब होंगे और अवाम ने फैसला करना है। इस इम्पोर्टेड और चोर हुकूमत ने जाना है जितनी देर इनको सहारा देंगे लोग, बिल आखिर ये धड़ाम करके गिरेंगे। और जितनी मखलूक खुदा आज तंग है, इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। और सारे लोग, एक अक्सरियत मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत इनसे जान छुड़ाना चाहती है। बदनसीबी से इनको बैसाखियों का सहारा है और ये बैसाखियाँ जो हैं कभी काम नहीं आई। और इंशाअल्लाह ताला कौम इनसे जल्द छुटकारा हासिल करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब। नाज़रीन, वफाक के बाद खैबर पख्तूनख्वा ने 1332 अरब का बजट पेश किया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16 और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। लेकिन पंजाब के बजट इजलास का मामला एक बार फिर उलझ गया। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान डेड लॉक की वजह से इजलास कई घंटों की ताख़ीर के बाद भी स्टार्ट नहीं हो सका। अपोजिशन ने इजलास की कार्रवाई चलाने के लिए IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से ऐवान में आकर मुआफ़ी मांगने और अपोजिशन रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा किया। लेकिन गवर्नमेंट ने अपोजिशन के मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है। डेड लॉक के बाद हुकूमती रहनुमाओं ने एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर दिया और ये वाज़े किया कि गवर्नमेंट तमाम तर सूरत हाल में इदारों के साथ खड़ी है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। इलियास साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। आपके ख्याल में अब ये जो डेड लॉक की सूरत हाल हो गई गवर्नमेंट और अपोजिशन में बजट इजलास पर, ये मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल होता नज़र आ रहा है, आप जिस तरह ख्वाजा कह रहे थे साद रफ़ीक साहब? देखिए, ये अभी दूसरा मरहला शुरू हुआ मुज़ाकरात का, एडवाइजरी कमेटी का। उसमें यही है जो अपोजिशन की जानब से मुतालबात किए गए थे, उनमें कहा था कि IG साहब आके इस पर माफ़ी मांगेंगे फ्लोर पर, के फ्लोर हाउस के फ्लोर में आके कहेंगे कि जी हम माफ़ी मांगते हैं कि घरों में छापे मारे, गिरफ्तारियां की, मुकदमे कायम किए और ये मुकदमे ख़त्म किए जाएँ जो अपोजिशन रहनुमाओं पर जो कायम किए गए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक जी, तो वो कह रहे जी ख़त्म किए जाएँ। ख्वाजा तो है ना, दोनों भाई हैं। अब ऐसी रफ़ीक और साथ में बहुत कोई बात नहीं है, तो रफ़ीक हैं। तो ऐसे वो इसी सूरत हाल पर है कि अभी तक उनके दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई है, इस पर बड़ी ऊंची बहस हुई है आपस में एक दूसरे को। तो वो इस पर मतलब अहमद खान साहब और क्या कहते हैं दूसरे उनकी जानब से ये सूबाई वजीर हैं जो सनत, आप कहना चाह रही हैं कि नाम भूलने का दिन, आज नाम उनके साथ असलम इकबाल साहब भूलने का आलमी दिन करार दिया जा सकता है। असलम इकबाल साहब के दरमियान बड़ी तल्ख़ कलामी हुई, आपस में बहस हुई एक दूसरे। लेकिन यही चौधरी परवेज़ लाई साहब की जानब से यही मुतालबा किया गया कि इन पर मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और इसके अलावा जो है कि जो आके फ्लोर पर आके कहें IG साहब और चीफ सेक्रेटरी आके अपनी माफ़ी मांगें कि ये अपोजिशन के घरों में जो छापे मारे और जो मुकदमात कायम किए गए हैं वो वापस ले जाएं। लेकिन पहले राउंड में मुज़ाकरात नहीं हो सके, लेकिन अब वो ड्राफ्ट लिख के लेके आए हैं। दूसरा राउंड शुरू हुआ। उस राउंड में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब और IG साहब आके और वज़ीर कानून आके अपनी वजाहत पेश करेंगे, इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। तो इस पर अपोजिशन इस चीज़ पर नहीं मान रही। अपोजिशन चाह रही है कि आके माफ़ी मांगें और मुकदमात कायम करें। तो ये अभी डेडलॉक का शिकार हुआ है। इजलास 2 बजे शुरू होने थे, अब 5 घंटे हो गए, घंटियाँ बज रही हैं। कोरम पूरा करने के लिए इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका। और बजट की जो ये है कि अभी सारा सूरत हाल है वो इसी तरह कॉपियाँ वगैरह रखी हैं कि किस कब इजलास शुरू हो, तकरीर शुरू हो और उसको तकसीम करें। मीडिया वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं सुबह से, लेकिन अभी तक इस पर कुछ नहीं है। अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो डेड लॉक है वो अभी तक बरकरार है। अब ये कहा जा रहा है कि जी वो कुछ तरमीम करके लेके आएँ एप्लीकेशंस वगैरह, तो उसमें जाके मुआहदा होगा। एडवाइजरी कमेटी अपना जो रूल्स देंगी, उसको रूल ऑफ बिजनेस बनाएगी उसका, तो उसके मुताबिक हाउस चल सकेगा। तो अभी तक तो मामला तय नहीं पा रहे। और मलिक अहमद खान साहब दोबारा आए और आके बैठ के बातचीत करने लगे हैं और इनके साथ
अपोजिशन के साथ, लेकिन अपोजिशन की जानब से ये बात मानी नहीं जा रही कि जब तक उनके जो मसाइल हैं, उनका जो मसला सबसे बड़ा है कि उनके घरों पर जो छापे पड़े हैं जी और मुकदमात हैं वो ख़त्म, क्योंकि आज भी तमाम इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में डॉक्टर यास्मीन राशिद और दूसरे वो अदालतों में ही चक्कर लगाते रहे अपनी ज़मानतें करवाने के लिए, जो सूरत हाल है, क्योंकि ये जो इनके हंगामा आराई की गई थी जिस दिन लॉन्ग मार्च के दौरान, तो ये सारी सूरत हाल अभी तक चल रही है। तो सूरत हाल अपोजिशन चाहती है कि इस तमाम सूरत हाल से वो अपने आप को छुड़वाएं और अपने पर मुकदमा कायम करें। गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये लीगल कार्रवाई है, वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। जी ऐसे वैसे हमारी ये ख्वाहिश होती है जब भी बजट इजलास हो तो कोई एग्जाम्पल सेट कर सके, कोई भी असम्बली हमेशा हंगामा राई देखने में नजर आए, वो इशू कोई भी हो। अब जिस तरह के मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए, मुकदमात का जिस तरह जिक्र भी करें रियाज साहब, आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत कह रही है वो इदारों के साथ ही चलेगी, तो ये मामला हल होता नजर आ रहा है? आप कमाल कर रही हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? नेशनल असेंबली में क्या हुआ बजट पे? इतना नसीब वालों को इतना अच्छा अपोजिशन लीडर मिलता है जो राजा रियाज की सूरत में इनको मिले हुए, और वो आज भी उन्होंने बड़ा कमाल काम किया है। ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली आप लिखी भी तकरीर नहीं पढ़ सकते, उन्होंने बगैर इजाजत के, वो चूंकि तो जाहिर है वही पढ़ी जा सकती थी, और उन्होंने वो पढ़ के धज्जियां उड़ा दी हैं बजट की। हुकूमत बड़ी परेशान है कि अब क्या होगा, क्योंकि जाहिर है अपोजिशन लीडर जब खिताब कर रहा हो तो फिर कोई आम बात तो नहीं होती, कोई मजाक की बात तो नहीं है ना, बड़ी सीरियस बात है। स्पीच क्या ले? वो हम फ्रेंडली अपोजिशन लीडर तो सुना करते थे, अब पता नहीं इनको क्या नाम दिया जा सकता है, मेरी समझ से बाहर आई है। मजाक ही है, मजाक से ज़्यादा तो कुछ नहीं। अब पंजाब का मामला बड़ा सीरियस है, उसकी वजह यह है कि जिस तरह घरों में छापे मारे गए, फैमिलीज़ को, बच्चों को, ख़वातीन को हरासा किया गया, डराया गया। अब ये कैसे हो सकता है कि जिनके कहने पे ये सब हुआ था वही उनसे कहें कि जी आए आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफ़ी मांगे आपके, आप असेंबली के सामने? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। ना चीफ सेक्रेटरी ये आके करेगा, ना आईजी आके करेगा, ये तो आप निकाल दें। हाँ, अगर ऑपोजिशन इस मुतालबे से पीछे हट जाए, जैसे कि अभी वो जो मुज़ाकरात अब शुरू हुए हैं, एक दौर और शुरू हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि जी वो आके अपनी तफसील बयान कर देंगे, उसके बाद वज़ीर वहाँ पे खड़ा होके वो बता देगा जी क्या वजूहात थी। तो इस पे अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। ये अलग बात है कि जरदारी साहब इस दौरान भी देखे ना बड़े मुतहर्रिक हैं, वो चाहे शुजात से मुलाकात करने के लिए पहुँचे हुए हैं, वो वहाँ गेम डाल रहे हैं। पंजाब की कैबिनेट अभी तक वो एक्सटेंड नहीं हो सकी, वहाँ भी सुना है जरदारी साहब अड़े में हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमजा को आराम से ये अपनी वजारत आला जरदारी साहब के हवाले कर देनी चाहिए कि हजूर ये पकड़ें, आप चला लें, क्योंकि अगर आपकी सारी बातें हमने माननी है तो फिर हम तो कर चुके। अब सबसे बड़ी जमात उसमें प्रोविंशियल असेंबली में वो PMLN की हो, जरदारी साहब के 7 अरकान हो, और वो कह रहे हों कि जी वो सारी वजारतें भी दें, उसके बाद आप मुशीर भी बनाए हमारे। तो दोस्ती तो इसे कहते हैं फिर, इत्तेहाद जो है तो ये कुर्बानी वाली दोस्ती है ना, वो ये दोस्ती कुर्बानी मांगती है। सियासी दोस्ती हमेशा ही कुर्बानी मांगती है। सिंध में MKM तो खैर की बात ये, सिंध में कुछ नहीं दे रहा MKM को। वो तो देखे ना, उन्होंने तो घाटे का सौदा कर लिया था ना, वो तो आप समझाते रहे उन्हें, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। महंगाई की वजह से वो उस हुकूमत को छोड़ गए थे, और देखें महंगाई कितनी कम हो गई है, इसलिए वो आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। उनकी तो बात ही और है ना, वो बड़े लोग हैं। हम तो ये पंजाब के बेचारे गरीब लोगों की बात कर रहे हैं कि वो जरदारी साहब ने वो ऐसा वो कसा हुआ है, उनको ऐसा वो डाला हुआ है कि उनको वो निकलने की कोई सूरत ही नजर नहीं आ रही। वो लगता है बेचारे उसके अंदर ही कहीं फड़फड़ा रहे हैं। तो मेरा तो हमजा को मशवरा होगा कि आप कहें जरदारी साहब से कि हुजूर ये पड़ी भी है वजारत आला, आप पकड़ें और जिसको बनाना है बना लें, और उसके बाद वजारतें भी आप अपनी मर्जी से दे दें। इससे और हाल तो मुझे कोई नहीं नजर आ रहा। सही जी ब्रिगेड साहब, वैसे एक ज़िमनी सवाल ये भी है, ऑपोजिशन के इस मुतालबे को आप किस तरह से देख रहे हैं? जाहिर है वो एक सियासी रहनुमाओं वज़रा ने ऑर्डर दिया और ये एक सियासी इंतकाम का ही निशाना बनाया गया लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, जो गिरफ्तारियों हुई मुकदमात। लेकिन किसी इदारे का सरबराह जैसे IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से कहा जा रहा है वो ऐवान में आकर माफ़ी मांगे, तो आपको लगता है कि ये दुरुस्त मुतालबा है ऑपोजिशन का? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1 बात यह है कि असम्बली में वैसे भी कभी ये पुलिस नहीं आती है, असम्बली में भी फ़ौज आई, जिस तरीके से वहाँ किया गया
बात यह है कि उस वक्त तो सीएम जो हमजा शहबाज नहीं थे, who was the person who was ordering, was it is the chief secretary और आईजी पुलिस इनिशिएटिव ले रहे थे, क्योंकि उस वक्त सीएम कोई भी नहीं था। तो कौन ऑर्डर किया था कि पुलिस अंदर आए? उसके गवर्नर को बंद कर दिया और सारा कुछ बंद कर दिया। नंबर 3 बात यह कि इस वक्त जिस वक्त ने ऑर्डर्स किए, गवर्नमेंट के जो आपके नुमाइंदे हैं, खास तौर पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं या आईजी हैं, दे हैव टू फॉलो लॉफुल ऑर्डर्स, दे डोंट हैव टू फॉलो अनलॉफुल ऑर्डर। आप किसी के घरों में, पुलिस को मालूम है, चीफ सेक्रेटरी को मालूम है कि आप किसी की चादर और चार दीवारी में नहीं जा सकते विदाउट वारंट्स, और वारंट्स का भी दे द वे कि आप जंप कर रहे हैं घरों में, बेडरूम में जा रहे हैं, वो लोगों को तशद्दुद खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं, औरतों की बेहरमती कर रहे हैं। हु हैव डन इट? दे आर रिस्पॉन्सिबल। आप गलत ऑर्डर नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ये सबसे बड़ी बात है जिसमें उनकी गलती आई फील की गलती है। एंड नाउ इज द टाइम। और इस वक्त इनिशिएटिव किसके पास है? कौन बजट पेश करना चाहते हैं? हुकूमत पंजाब। हुकूमत पंजाब की अपनी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं गिव एंड टेक करें और बजट को अनाउंस करें। ये सबसे अहम है। अवाम पूरे परेशान पंजाब के हो रहे हैं, हमने ये नुमाइंदे चुने थे, ये हमारे इंटरेस्ट की बात करते हैं, पूरे साल का बजट पेश होना है और वो पेश नहीं हो रहा। इसलिए दे हैव टू रिकनसाइल। जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है ये चीफ मिनिस्टर को या चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को बैठ के ये ऑपोजिशन के साथ, सेक्रेटरी असेंबली पे केस बना हुआ है, आप बताइए, सारे स्टाफ पे केस बना हुआ है। किसने बनाए हैं केस? क्यों बनाए हैं? किसके ऑर्डर पे बनाए हैं? पहले तो ये देखें ना कि उस वक्त ना सीएम था, कोई सीएम नहीं, किसने ऑर्डर बनाए? ये एक आंसर है जो देना है। इसलिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आईजी लगा दिया जाए, क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए आईजी और जो हैं चीफ सेक्रेटरी, एक्चुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे शुड हैव अ बिग हार्ट। अगर गलती की है, कमेंट से कि जी हमने गलती हो गई, एंड और फिर उनके केस खत्म करें। ये ऑनेस्टली एक केसेस बनाएं, उनकी गाड़ियां तोड़ें, बसें तोड़ें, घरों में जाएं और उनके दहशतगर्दी के केस लगा दिए। मुझे बताएं, यास्मीन राशिद जो हैं, सब ने दुनिया में वीडियो देखी है कि वो अकेली औरत बैठी हुई 2 लेडीज के साथ, और जिस तरीके से सिविलियन ड्रेस में और यूनिफॉर्म में पुलिस वाले उनकी गाड़ी को तोड़ रहे हैं, क्या उन्होंने दहशतगर्दी की है? किसने दहशतगर्दी की है? ये चीजें सवाल हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को, कि ये आगे बढ़े, इस मसले को इमीडिएटली हल करें और पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करें। सही। हाफिज साहब पता नहीं किस मुल्क की बात कर रहे थे, मुझे नहीं समझ आई। ये किस मुल्क के हवाले से बातें कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर नहीं था, लॉ मिनिस्टर नहीं था? मैंने इसीलिए पॉइंट दिया था, लेकिन वो शायद आप तो थे ना, आप तो हमेशा होते हैं, इसलिए टेंशन वाली बात कोई नहीं। फिर सीएम इसके फिर भी चीफ सेक्रेटरी है, ब्रिगेडियर साहब की आजिज़ी है। आजिज़ी है। हाफिज साहब आप हमारे साथ ही हैं। हाफिज साहब, ये जो अब बजट पर डेडलॉक की सिचुएशन है गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में, ऑपोजिशन का मुतालबा है कि माफ़ी मांगें आकर आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ऐवान में, आप इस मुतालबे को किस तरह से देखते हैं? आगे ये मामला आपको हल होता नज़र आ रहा है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि इस मामले को हल करना चाहिए दोनों को मिलकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है, ये हमारी तलख तारीख है कि पुलिस हो या इंतज़ामिया हो, उसको ताकतवर अपने लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन ये कोई एक नहीं करता। जिसके पास भी ताकत होती है वो उसको इस्तेमाल करता है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि हमारी सियासी क़यादत को आज एक नई रिवायत डालनी चाहिए, बजाय ये कहें आईजी आके माफ़ी मांगे और यहाँ चीफ सेक्रेटरी माफी मांगे। पहली बात है कि दोनों पार्लिमान की दोनों जमातों या तीनों जितनी भी हैं, ये हमारी हिज़्ब इक़्तिदार, हिज़्ब इख्तिलाफ, उनको ठंडे दिल के साथ बैठ के आराम से ये देखना चाहिए कि क्या वाकई ही तौहीन हुई है मेंबरान की, असेंबली की, वाकई तो ऐसा मामला हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो बिला किसी उसके फेवर के जिसने किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, इससे भी बड़ी बात यह है कि ये बैठ के आपस में तय करें कि किसी के पास भी इक़्तिदार होगा, ये पार्लिमान का, ये असेंबली का, ये पार्लिमान के अराकीन का गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी उसकी तौहीन और जो है उसकी तजलील नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ अगर इन्होंने वाकई ये चाहते हैं दोनों ही तरफ कि कौम को कोई अच्छी खबर दे, तो वो ये खबर होनी चाहिए कि बजाय इससे कि जो सूरत हाल बनी, वाकई जो वजीर आला के इंतखाब के वक्त जो कुछ वहाँ हुआ, चाहे वो बकौल एक इस वक्त की हिज़्ब इक़्तिदार के कि वो गुजरात से लोग लाए गए, उनके बाहर से लोग लाए गए,
ये कोई हमने अच्छी चीज तो नहीं दी, ये तो मजाक लग रहा है। फिर उसके बाद अरकान असम्बली जो हैं उनका एक बहरहाल आपने उनको या तो खत्म कर देना, कहें कि जी आइंदा अरकान असम्बली का कोई हक नहीं है, पुलिस चाहेगी उसे पकड़ेगी, जो मर्जी करेगी। अगर आपने उसके लिए एक स्पीकर का और एक निजाम बनाया है तो फिर मैं समझता हूँ कि इनको इस पे जोर देने की बजाय जी एक या तो ये कमेटी बना ले, दोनों हिज़्ब इक़्तिदार हिज़्ब इख्तिलाफ, कि जी जेन्युइन क्या हुआ, और जो जेन्युइन अगर कोई। अच्छा, मैं अभी हाफिज साहब टिकर देख रही हूँ, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, एक कमेटी दोनों में वो तो मुज़ाकरात शुरू हो गए। आपकी इजाज़त से मैं एक छोटा सा सवाल हाफिज साहब से पूछना चाहूँगा जब अपनी कंप्लीट कर लेंगे बात की। जी हाफिज साहब, बात यह है कि मुज़ाकरात आखिर अल्टीमेटली मुज़ाकरात से ही मामला हल होंगे हैं, और यही बात हम बार बार कहते हैं कि आपस में बैठो, चीजों को हल करो। बिल्कुल जी। जी हाफिज साहब, छोटा सा सवाल है, आपने कहा सभी करते हैं, मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें कि मार्शल लॉ को छोड़ दें और किस गवर्नमेंट ने इस लेवल पे जाके घरों में जाके तशद्दुद किया है उसके दौर में, मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें आप। अपना खान साहब, ये तो हमारे सामने है, बहरहाल किसी ने ज्यादा किया या कम किया, लेकिन ये बहरहाल अपनी जगह है, लेकिन माफी किसी ने भी नहीं दी है। अगर आप देख लें तो माफी किसी, हाँ, खान साहब के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में जो मार्च हुए उनके ऊपर क्रैकडाउन इस तरह नहीं हुए, उनको इजाजत घरों तक जाना आए। लेकिन मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब के पास एक शेख रशीद साहब की बढ़के ना होती तो मुमकिन सूरत हाल यहाँ तक ना पहुंचती। चलें, जब आप ठीक बढ़के लगा रहे थे और खुद पर आप गायब हो गए, आपने आम लोगों को मरवा दिया, तो ये भी तो एक खूनी इनकलाब की बढ़की जो है वो मेरा नहीं ख्याल मौलाना फजलुर रहमान के मार्च में लगी हो। नहीं भाई, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था वहां से उठा के हम फेंकेंगे बाहर प्राइम मिनिस्टर को, गिरबान से पकड़ के। यार छोड़ दे यार, हाफिज साहब इस तरह ना किया करें। चीजों में बड़ा फर्क है खान साहब। हाफिज साहब आप चलें, ठीक है हाफिज साहब, ठीक हो गया जी। फैसल साहब, देखिए वो जो आपका बुनियादी सवाल था कि वो अफ़ाम तफ़हीम के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये अफ़ाम तफ़हीम में करना क्या है? मुस्लिम लीग नून को जो है वो बजट पेश करने की इजाज़त दे दी जाए जी। उनके मुस्लिम लीग नून को बजट पेश करने की इजाज़त दे दी जाए। क्या इतने सीनियर लोग बैठे, कभी किसी ने इतनी लाचार बेबस हुकूमत देखी जो अपोजिशन के पैरों में गिरी पड़ी है कि हमें जो है ना बजट पेश करने दो? आप हुकूमत कोई इस तरह चलाई जाती है कि आप बजट पेश करने के लिए जो है वो पहले माफिया मांग रहे हो, अपोजिशन शराइत रख रही है कि उसके बाद अब ऐवान में आके जो है बजट पेश करेंगे। वो चाहते हैं अच्छे माहौल में बजट पेश हो, अपोजिशन भी राजी हो, अच्छे तरीके से बजट पेश हो। बजट अच्छे माहौल में पेश हो या बुरे माहौल में पेश हो, ये डिबेट नहीं है। डिबेट ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो खौफ है कि वो ऐवान में जाके बजट पेश करने की भी वो अगर वो ताकत और सकत नहीं रखती तो भाई आप ये हुकूमत में करने क्या आए थे? ना आपसे वफाक संभाला जा रहा है, ना आपसे जो है पंजाब संभाला जा रहा है। ये तो आप हुकूमत में सिर्फ क्या, इस हुकूमत को आपने एंजॉय करना था, तो फिर आप एंजॉय करो ना। इनके पास इनकी तैयारी क्या आती है, इनकी कैलकुलेशन क्या आती है, किस बुनियाद पे तहरीक अदम एतमाद लेकर आए थे, इन्होंने करना क्या था? कोई एक नुक्ता तो हुकूमत बताया ना कि भाई अगर आप अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए तो कम से कम हुकूमत तो सही कर लो, बजट तो पेश कर लो। वो भी ये बजट पेश नहीं कर पा रहे कि पहले अपोजिशन से माफिया मांग रहे हैं, भाई हमें माफ कर दो। अगर हुकूमत मुस्तकिल मुज़ाकरात कर रही है इसका मतलब यही है कि ये अपोजिशन से माफी लेने के बाद जो है वो बजट पेश करने आएंगे। तो ये तो आप हुकूमत नहीं चला सकते। जो ये कहा जाता था कि इस खानदान के बारे में कि इतना एक हुक्मरान खानदान है, पंजाब का इतना ताकतवर खानदान है, तो ये खानदान उस वक्त तक ताकतवर था जब ये अकेला दौड़ता था। अब इसके साथ कोई दौड़ रहा है तो इससे दौड़ा ही नहीं जा रहा, इसके तो पाँवों में जो है वो दम ही नहीं है, तो हर कदम के ऊपर जो है ये लोग ये गिर रहे हैं। तो ये इस तरह तो देखिए हुकूमत नहीं चलेगी, चाहे वो वफाक हो या पंजाब हो। तो इस हुकूमत की अपनी इज्जत भी इसी में है कि भाई ये इलेक्शन करवा दे, ये मस्जिद जो है रोज की बुनियाद पर रुस्वा होने के लिए। और आज तो एंड हो गया कि ये अगर बजट पेश करने के लिए अपोजिशन की मिन्नतें कर रहे हैं तो फिर तो अल्लाह ताला इस हुकूमत के ऊपर और इस हुकूमत के कर्ता धर्ताओं पे वो रहम फरमाए। ये हुकूमत चलती हुई बहरहाल जो है वो नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर आप बोले तो बयाज साहब ने जो उनसे सवाल पूछा था उसका मैं जवाब दे सकता हूँ। क्विकली दीजिएगा, ब्रेक पे जा रही थी मैं।
क्विक चले कल पे रखते हैं, वो बड़ा तफसीली नहीं आप अच्छा तफसील ज्यादा फिर नेक्स्ट पार्ट में आप दे दीजिएगा। कराची जी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे आप भी ले लूंगी। अभी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा IMF प्रोग्राम ताखीर का शिकार, गैर यकीनी जो सूरत हाल है मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, इसका खात्मा कैसे होगा, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी बजट के बाद भी मुआशी सूरत हाल अबतर है, महंगाई का तूफान जारी है, महंगी बिजली मज़ीद 4 रुपये महंगी कर दी गई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मज़ीद इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। कड़ी शराइत के बावजूद IMF पाकिस्तान से अभी भी खुश नहीं है। कर्ज बहाली प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से मुल्क में गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो बरकरार है। स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, मनफी रुझान देखने में नज़र आ रहा है, रुपया तेज़ी से अपनी कदर खोने लगा है। अमरीकी करेंसी की ऊंची उड़ान है, डॉलर 204 रुपये की तारीखी बुलंदी पर है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मौजूदा वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब को मुखातिब करते हुए ये कहा है कि मार्केट झूठ नहीं बोलती, स्टॉक और करेंसी मार्केट ने हुकूमती बजट को मुस्तरद कर दिया है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब IMF प्रोग्राम ताख़ीर का शिकार है, ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है इस वक्त, अगर मईशत के हवाले से हम बात करते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत कहती है सारा किया धरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन अब इस बहरान से निकलना तो इसी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आप किस तरह से देख रहे हैं, इस गैर यकीनी सिचुएशन का एंड होता नजर आ रहा है आपको? दुआई एक तो बात यह है कि हमें अब लकीर जो है शाम की नहीं पीटनी चाहिए। वी हैव टू डू, जो गवर्नमेंट है दे हैव टू डू। बेलक तो इन्होंने करना नहीं, या तो आप आते हैं ना आए हैं तो नाउ फेस द म्यूजिक। IMF वर्ल्ड बैंक ने बड़ा क्लियर कह दिया जी कि आपके $9 बिलियन के रिजर्व रह गए हैं, दे आर इनसफिशिएंट और दे आर रिलक्टेंट टू गिव लोन बिकॉज दे नो कि लोन वापस नहीं हो सकता, जो उनका मेन कंसर्न है। जी टैक्स बढ़ाना इज़ वेरी इजी आंसर, कि अभी भी वो कह रहे हैं 60 रुपये डीजल बढ़ेगा, 30-40 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा। इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अभी जो स्टेट हो गई, जैसे बिजली बढ़ गई, गैस 400% बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट इसका कमात हर चीज़ के ऊपर क्या बनेगा, वी ऑल नो इट। अभी इसका इफेक्ट आना शुरू हो गया है और एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद इसके आफ्टर शॉक्स आएंगे, विच विल नॉट बी एबल टू, ये हमारे अवाम बेयर नहीं कर सकेंगे। इसके साथ देखें हुकूमत का काम ये होता है कि दे हैव टू गो टू द IMF एंड स्पीक टू देम। क्या हमारे मुल्क के अवाम के हालत ऐसी है कि हम और बढ़ाएं? ये दे हैव, यू शुड हैव करेज टू गो एंड टॉक टू देम। आपने उनको बताना चाहिए कि जी FPR में हमारा काफ़ी प्रॉब्लम है, करप्शन हो रही थी, हम इसमें से पैसा बहुत तकरीबन 700-800-900 अरब रुपया हम रिकवर करेंगे जो वेस्ट होता है पैसा। नंबर 2 जाके ये बात करेंगे कि हमारी स्टेट कॉर्पोरेशन में हम 800-900 अरब रुपये लगाते हैं, हम वो नहीं लगाएंगे, हम प्राइवेटाइज कर देंगे 6 महीने के अंदर। सो दे हैव टू गो विद लॉजिक, गिव आर्गुमेंट एंड देन फाइंड द सॉल्यूशन। खाली बैठ के रेट बढ़ा दे जाना ये मुल्क को तबाह कर, हल नहीं है। सही बात है। फैसल साहब देखिए, इसमें तो अब कोई डिबेट नहीं रही कि एक तो ये हुकूमत नहीं चल रही, दूसरा इस हुकूमत के पास इस हुकूमत चलाने की कैपेसिटी और इस्तेदाद नहीं है। अब होगा क्या, इसका सवाल जो है वो किसी के पास नहीं है। जैसे अभी एयाज साहब बता रहे थे जरदारी साहब अपना खेल खेल रहे हैं, तो भाई जरदारी साहब ने तो अपना खेल खेलना था ना। तो ये आपके अंदर कोई सियासी बसीरत, कोई सियासी फहम नहीं था मुस्लिम लीग नून के अंदर कि इसको अंदाज़ा हो जाता है कि इनके साथ जो है कौन हाथ कर रहा है, इनके साथ जो है वो क्या हो सकता है। अब तो साहब निकलने के बाद लकीर पीटने का जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इतनी अकल से फारिग सियासी लोगों की टीम जो मुस्लिम लीग के पास निकली है, अब किसी ये फर्ज वाहिद का फैसला था या इन्होंने कोई मशावरत से किया, कोई नज़र नहीं आता कि किसी और की गंदगी गलादत को उठा के जो है इन्होंने अपने सर पे डाल दिया, पूरे मुल्क में जो है घूम रहे। अच्छा, खुद तो घूम रहे और दूसरे को उन्होंने नहला भी दिया, बिल्कुल उसको वॉश करके साफ सुथरा करके परफ्यूम वर्फ्यूम लगा दिया। तो जिसकी गंदगी गलादत थी वो तो साफ सुथरा पूरे पाकिस्तान में, और जिसका कोई ताल्लुक नहीं था वो जो है उससे सबको जो है वो ताफुन जो है महसूस हो रहा है। अल्लाह ताला इस हुकूमत पे ये इस मेंटल लेवल के लोग हैं। असल समझने की बात ये है कि जो लोग अपनी पार्टी का और अपनी ज़ात के मुस्तकबिल का फैसला ना कर सकते हो, तो वो उनके हाथ में इस वक्त 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल है, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। ऐसे लोगों के हाथ में जो इस वक्त हुकूमत है, जो अपने सामने दीवार पे लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, वो इस बुरानी कैफियत से इस मुल्क को कैसे निकालेंगे? ठीक जी, अयाज साहब देखिए, गैर यकीनी से निकलने का या इसके खात्मे का तो ज़ाहिर एक ही सूरत है जब IMF के साथ हमारी डील हो जाएगी और वहाँ से $1 अरब आ जाएंगे। उससे पहले ही ये गैर यकीनी रहेगी। कुछ फेटफ के हवाले से भी
हमेशा ही वैसे तो पुरुमीद होते हैं हम लोग, लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि शायद वहाँ से भी कोई अच्छी खबर आ जाए, वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें सब लोग, महंगाई की आदत डाल लें। मतलब अगर आप लोग ये समझते हैं कि अब कोई बहुत बड़ी इस्लाहात आ जाएंगी, कोई $2 अरब चीन से आ जाएंगे, कोई सऊदी अरब से आ जाएंगे और ये महंगाई, हाँ इसमें थोड़ी कमी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये उस लेवल से ज़्यादा ही रहेगी जो पिछले दौरे हुकूमत में हमने देखा जहाँ वो छोड़ के गए थे। तो एक तो ये आदत डाल लें, इसलिए आप सुखी हो जाएंगे अगर आप लोग आदत अभी से डाल लेंगे। और क्योंकि हम बदकिस्मती से मोर्जों का इंतज़ार करने वाली कौम है, हम जब हुकूमत भी चेंज हो रही होती है ना तो उस ख्वाहिश में, इस उम्मीद में बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं कि बस ये आज हुकूमत जाएगी, कल से नई हुकूमत आएगी और सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चीज़ें, वो बच्चों की फीसें भी कम हो जाएंगी, बिजली भी सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल भी हमें शायद मुफ्ती मिलने लगे। तो वो हमारा चूँकि बहैसियत कौम हम आदी हैं इस चीज़ के, तो ये लेकिन अब वो जो ब्रिगेडियर साहब मशवरे दे रहे थे वो सारी बातें वो कर चुके हैं ब्रिगेडियर साहब, वो नहीं मान रहे IMF वाले। वो कहते हैं जब तक निचोड़ नहीं लोगे पूरी तरह तब तक हम तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप बस नुचड़ने के लिए, सिर्फ नुचड़ने के लिए तैयार रहें, बाकी छोड़ें सब कुछ। सही इलियास साहब। देखिए अब सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट का था कि लोगों का, गवर्नमेंट का था कि हम आएंगे तो तमाम मसले हल कर लेंगे, जैसे बाहर दौरे करेंगे फंड्स वगैरह आ जाएंगे, तो वो तो इनको सीधा साधा जवाब हो गया। अब ये जो है वसाइल तो इनके पास है नहीं, मसाइल ज़्यादा हैं। अब वो मसाइल को हल करने के लिए IMF के पास गए, IMF ने आगे अपनी शराइत कर दी जो पिछली गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, जो नहीं पूरा कर रहे थे। अब इनको डबल सारी शराइत माननी पड़ रही हैं और अभी इनका लोन का हुआ नहीं है। अभी तो ये बोर्ड बैठेगा, बोर्ड जायजा लेगा जुलाई के महीने में, और जायजा लेने के बाद फिर उसके बाद जाके इनको लोन की जो मिलेगी इंस्टॉलमेंट पहली, फिर 3 महीने बाद फिर वो ये करेंगे और ये उनकी शराइत हर सूरत में मानते रहेंगे अगर इन्होंने इसको प्रोलॉन्ग करना अपनी गवर्नमेंट को, वरना तो इनके पास तो कुछ नहीं है। तो एक छोटी सी बात मुझे करनी है, दूसरे ममालिक जो हैं वो भी इसी तरफ देख रहे हैं कि अगर IMF इनको देता है, जाहिर है जो कर्जा देता है वो देखता है कि ये अपनी इसकी बसात क्या है, वापस कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, तो जाहिर है उसने वसाइल बढ़ाने के लिए इसी आवाम से पैसे वसूल करने हैं। वो ब्रिगेडियर साहब सही कह रहे थे कि पहले अपने वो तो देखें जहां से लीकेज हो रही है, स्टेट ओन जो एंटिटीज हैं, जो इनके इदारे हैं, वहां से 1000 अरब रुपए की जो चोरी हो जाती है चीजें वगैरह, फिर उसके बाद जो आपका टैक्स एवेजन हो जाती है और टैक्स की जो कलेक्शन है उसमें जो नाकस निज़ाम है, उसके लिए 1000 करप्ट बंदा निकाला था मुशर्रफ दौर में, फिर उन्हीं बंदों को दोबारा लिया है और वो सिस्टम सारा वो उसी तरह नहीं चल सका और ख़राबी उसी तरह जू की तू है। तो इस तमाम सिस्टम को आपको देख लें, IMF से और वर्ल्ड बैंक से कितनी दफ़ा इन्होंने इस्लाहात के लिए, FBR की इस्लाहात के लिए लोन लिए हैं, और लेकिन इस्लाहात देखेंगे क्या होगा, बिल्डिंग बन जाती है, अफसरों की जो तनख्वाह वगैरह वो ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद रेवेन्यू जो जनरेशन है, जो कलेक्शन है वो ठीक नहीं होती। उसी तरह वो सिस्टम चल रहा है, आपका रेवेन्यू बिक जाता है, 1000 पे 1 करोड़ की जगह सिर्फ 1 लाख रुपया लिया, बाकी सारा बेच दिया। जी आया सब आप देखिए, वो मिफ्ता आपको याद होगा बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मैं जाऊंगा और सारे मामला ठीक करूंगा, क्योंकि माजी में ये होता रहा कि ये चक्कर दे लेते थे IMF को और वो चक्कर में आ जाते थे कि ठीक है हम इस्लाहात कर लेंगे, आप फिलहाल हमें आप फंड दे दें। बिल्कुल इसको भुगतना पड़ा PTI को, गवर्नमेंट जब वो आई, इन्होंने कोशिश की, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। PTI ने जाते जाते वही किया जो ये गवर्नमेंट्स किया करती थी IMF के साथ। अब वो एक ये भी श्योरिटी चाह रहे हैं कि भाई आप इस वक्त कर लेंगे, आपको कल को अगर इलेक्शन का मूड बन गया और आप फिर वही कर दें जो PTI ने किया था, तो फिर हम कैसे आप पे यकीन करने, ये मसाइल बने हुए। जी हाफिज ताहिर साहब, हाफिज ताहिर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे और हमारा आज तीसरा सवाल होगा, भारत में मुसलमानों पर क़यामत, बीजेपी को लगाम कौन डालेगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, गुस्ताखाना बयानात के बाद भारत में सूरत हाल कशीदा है। गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों की आवाज़ को दबाने के लिए मोदी सरकार ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। मुसलमानों के घर गिराए जाने लगे हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान ने मोदी सरकार की जालिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से हमारा सवाल है, हाफिज साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, आपके ख्याल में ये जो भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है, इसका कोई नोटिस लेगा? आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है, कोई है जो बीजेपी को लगाम डाले? देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी अर्ज किया था
कि इस वक्त जो एक पूरे आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तौहीन के ऊपर हिंदुस्तान के खिलाफ एक फिजा है और एक गुस्सा है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और मोदी सरकार जो है वो बिल्कुल खुल के दुनिया के सामने उनके मजालिम और ये सारी चीज़ें आई हैं। मेरे लिए बतौर एक तालिब इल्म अरब दुनिया के ये गैर मुतवक्के था जो जिस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है अरब दुनिया के अंदर से। पहले इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आया और इक्तिसादी तौर पे, मुआशी तौर पे बाइकाट की बातें हो रही हैं, फिर हिंदुस्तानी मसनूआत का जो बाइकाट हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में हो रहा है, दुनिया को उसे बताना चाहिए। हमें खुलकर जो है पूरे कद के साथ खड़े होना चाहिए वहाँ के मजलूम मुसलमानों के साथ। और इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला जो है ये कोई छोटा मामला नहीं है। इसके ऊपर पाकिस्तान को और आलम इस्लाम को हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ खड़े होना है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगर हमने मेहनत और जद्दोजहद की तो ये जो हिंदुस्तान की सफाकियत का कई सालों से सिलसिला शुरू है बीजेपी का, ये इंशाअल्लाह जरूर खत्म होगा। ठीक जी ब्रिगेडियर साहब, ये तो एक इंतहा हो चुकी है और ये बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है जुल्म और बर्बरियत, इसका एक ही और इसकी वजह यह है कि हम मुसलमान तमाम आलम इस्लाम में जितने हैं वो एक मुत्तहिद नहीं है। फर्स्ट टाइम, बिल्कुल हाफिज साहब ने बात की, फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर ने बहुत स्टेक और उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया है। इससे ज्यादा स्टेप लेने की जरूरत है। एवरीबडी शुड वार्न कि अगर ये एक हफ्ते में 3 दिन में हुकूमत माफी नहीं मांगती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, देन आई थिंक हमें प्रॉपर बाइकआउट करके इनके साथ बात करनी चाहिए। सही जी। आया साहब, दुनिया में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ एहतजाज पे घर गिराए जाते हैं, एक इसराइल और अब इंडिया, और दोनों जगह मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। ये खड़े हो जाएंगे साथ, वो उसका प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अरब ममालिक की भी चूँकि तजारती ताल्लुकात इतने ज़बरदस्त हैं इंडिया के साथ कि वहाँ उनको इस्लाम या मुसलमान, और ये जो मैं आपको बताऊँ, ये जो उनकी तर्जमान के हवाले से हुआ है, ये बाय डिज़ाइन हुआ है, बेसिकली वो एथनिक क्लिनजिंग करना चाह रहे हैं मुसलमानों को वहाँ पे, और ये मोदी सरकार की बिल्कुल आशीर्वाद के साथ और बाकायदा प्लानिंग के साथ हो रहा है। ये आप बस खड़े होते रहेंगे साथ, एहतजाज करते रहेंगे, इसका कोई फायदा नहीं। जी फैसल साहब, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि भारत में जो जुल्म हो रहा है उसकी तो कोई शायद मिसाल, वो जैसे एयाज साहब ने बोला कि इसराइल के अलावा तो आप जो है वो तलाश नहीं कर सकते। अब वहाँ जो जुल्म हो रहा है ना, वो सिर्फ मुसलमान वाला इशू नहीं रहा, वहाँ इंसानियत की जो है ना वो तजलील हो रही है। तो इसमें पूरी दुनिया को ये नहीं देखना चाहिए कि वो कोई मुसलमान और हिंदू इशू है, वो इंसानियत के तनाजुल में जो है इस मसले पर जो है भारत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब इंसानी हकूक़ की इतनी बदतरीन खिलाफ वर्जियों की मिसालें तलाश करना जो है तारीख के अंदर जो है वो बहुत मुश्किल है। और भारत कहीं अब स्टॉप लगाने को जो है वो तैयार ही नहीं है, कहीं रुकने को जो है वो तैयार ही नहीं है। अगर भारत को अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया तो वो एक बेलगाम घोड़े की तरह जो है वो बहुत बड़ी तबाही मचा देगा। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी इलियास साहब। नहीं, भारत का सिर्फ चीज़ों का बाइकाट नहीं करना चाहिए अरब ममालिक को, उम्मत मुसलमान को, बल्कि चाहिए इनके साथ मुकम्मल बाइकाट करें। और जब तक ये एहतजाज इस पर जारी रखें, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते और इस तरह की हरकतों से बात नहीं आते। बीजेपी की गवर्नमेंट ने जिस तरह एयाज साहब कह रहे हैं वो डिज़ाइन है, बिल्कुल इसी तरह करके उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो काम करना था वो कर रहे हैं। और बिल्कुल मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे, करना भी चाहिए उनको। ये जब तक ये नहीं करेंगे, इनका बाइकाट, इनके साथ बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये राह रास्त पर नहीं आएंगे। ठीक हो गया जी। मुसलमानों पर क़यामत, ज़ाहिर है आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है, पाकिस्तान ने शदीद मज़म्मत की है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।